हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार सृजन IAS यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ निजी कारणों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा और इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। आगामी 66वीं BPSC परीक्षा और जो आगामी दरोगा की परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित जितनी भी सामग्रियां होंगी वो सारा जो है हम इस वीडियो के माध्यम से, मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं देने का जो है प्रयास करूंगा। तो चैनल से जुड़िए, ज़रूर लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, पिछले पॉलिटी में हम लोग कुछ इससे पहले के कुछ टॉपिक को समझ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता है, नागरिकता को हम लोग समझेंगे। नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है। ठीक है, ये अमूमन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं इनमें इस चैप्टर के अंतर्गत, लेकिन हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे ताकि परीक्षा में हम लोग सफल हो सकें और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि नागरिक क्या होता है और नागरिकता क्या होती है। नागरिक और नागरिकता, नागरिक समझिएगा तभी नागरिकता समझ में आएगा। नागरिक क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, नागरिक जो होता है वह भारतीय राज्य का पूर्ण सदस्य होता है। भारतीय राज्य का पूर्ण सदस्य जिसे संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सारा प्राप्त होता है। और मौलिक अधिकार ही नहीं, इनके साथ साथ जो कुछ सिविल अधिकार होते हैं, है ना, कुछ राजनीतिक अधिकार होते हैं जो कि मौलिक अधिकार में उल्लेखित नहीं है, वो भी अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि और इन अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को जो है कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है, जैसे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, है ना, जो है अपने इर्द गिर्द जो है उसको साफ सफाई रखना, कर भुगतान करना ताकि आपका जो है शासन जो है सुचारू रूप से चल सके। ठीक, तो और भी बहुत सारे, मत प्रदान करना, मत देना, है ना, ये सब चीज़ जो है कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होता है। देश का सम्मान करना, राष्ट्र हित सर्वोपरि, ये सब कर्तव्य है। तो नागरिक तो इसका इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का मतलब यही होगा, निचोड़ यही निकला कि भारतीय राज्य के वह पूर्ण सदस्य जो कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ साथ, है ना, उसे मौलिक अधिकारों, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और सिविल और राजनीतिक अधिकारों प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसे हम नागरिक कहते हैं। ठीक, गैर नागरिक क्या होता है। गैर नागरिक जो विदेशी मूल के कोई व्यक्ति जो हमारे देश में आकर रहते हैं वो गैर नागरिक हुए। देखिए, निवासी के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, रेसिडेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में दो तरह के लोग रहते हैं। एक रहते हैं नागरिक जो कि भारत का पूर्ण सदस्य है और उसको सारा अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसके साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त है, सिविल अधिकार भी प्राप्त है और कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है पूर्ण सदस्य होने के नाते। और लेकिन कुछ विदेशी लोग भी यहाँ पर रहते हैं, कुछ अपना कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, रोजगार करते हैं, यहाँ रहते हैं, तो विदेशी लोग, तो उनको कहेंगे विदेशी नागरिक। तो निवासी के दृष्टिकोण से देखिएगा, निवास के दृष्टिकोण से तो भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, एक भारतीय नागरिक और दूसरा विदेशी नागरिक, जिसे हम गैर नागरिक भी कहते हैं। ठीक है, होते हैं। जितना भी मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, वो सब का सब प्राप्त होता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक सारे के सारे मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होता है। लेकिन विदेशी नागरिक को क्या सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं? नहीं। लेकिन विदेशी नागरिकों को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है निवास करने के नाते, यहाँ निवास कर रहा है तो, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार को छोड़कर, जैसे कि 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, इस अनुच्छेदों को छोड़कर, है ना, इन अनुच्छेदों को छोड़कर बाकी जितना अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, वो सभी अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अब जैसे आपसे पूछ देगा कि अनुच्छेद 20 क्या नागरिकों को और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, तो बिल्कुल प्राप्त है, नागरिकों को भी और गैर नागरिकों को भी। अनुच्छेद 21
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, वो दोनों को प्राप्त है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को। लेकिन 15 की बात करेगा, जैसे मूल वंश जाति के आधार पर भेदभाव करना निषेध है, तो ये जो है सिर्फ नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है, आप विदेशों को ये अधिकार प्राप्त नहीं। 16 जो है मूल वंश जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी लोक नियोजन में, है ना, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकते, है ना, समानता का अधिकार, इसकी ही कहता है लोक नियोजन में समानता का अधिकार, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं है। ये कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को जो है नागरिकों को तो प्राप्त है ही, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, है ना। तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त है लेकिन मौलिक जो है विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है या गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है, तो वो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। बाकी हम लोग इस सारे अनुच्छेदों का जो है पूरे विस्तृत तरीके से जानेंगे मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में, जो कि इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ तक तो समझ गए। नागरिकता क्या होता है, नागरिक समझ गए, निवासी समझ गए, भारतीय निवासी, भारतीय पूर्ण सदस्य नागरिक हो गया, विदेशी नागरिक, ठीक। नागरिकता को आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि नागरिकता एक प्रक्रिया है जो कि संविधान द्वारा उल्लेखित होता है या संसद समय समय पर उस प्रक्रिया को बनाती है, ताकि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे कहलाएगा, क्या उसकी विधि होगी, क्या तरीका होगा, है ना, और कौन उस भारत का नागरिकता ले सकता है, सिटीजनशिप ले सकता है। समझ गए नागरिक और नागरिकता में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखिए भारत जो है नागरिकता को लेकर के जो है एकल नागरिकता को अपनाया है, एकल नागरिकता, ठीक, एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया है। एकल नागरिकता क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया है कि भारत चूंकि विविधताओं से भरी देश है ना, यहाँ पर जो है कुल अभी देखिएगा तो 28 राज्य है, 28 राज्यों में बटा है, ठीक, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 हो गया था, ठीक, तो फिर एक घट गया तो 8 हो गया, तो 28 राज्यों का देश है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो समझ सकते हैं भारत कितना विविधताओं से भरी है। सारे राज्यों का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना व्यवस्था है, ठीक है, अपना अपना लिपि है, भाषा है ना, परंपरा है, तो टकराव होना लाजमी है। तो इसीलिए मतलब एक ऐसी व्यवस्था रखी गई कि नागरिकता को लेकर के कि जो एक केरल का व्यक्ति और एक जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भी भारत के प्रति एक जो है भावना के आधार पर जुड़े रहे, है ना, एक तार ऐसा हो जो कि एक दूसरे को जोड़ कर रखे, वही तार है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब हो गया है कि आप चाहे किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, आपको एक ही नागरिकता प्राप्त होगी, एकल नागरिकता प्राप्त होगी, वह है होगी भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, मतलब भारतीय, ठीक है, भारतीय नागरिकता, ये ठीक है। तो ये है, और ये एकल नागरिकता का जो व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि संविधान का स्रोत क्या है, कहाँ से किस चीज़ों को लिया गया। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था जो है हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ब्रिटेन, ठीक है, वहाँ पर भी यही व्यवस्था है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर एकल नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता भी है, मतलब केंद्र स्तर पर एक नागरिकता और राज्यों के स्तर पर भी दूसरी नागरिकता। तो ऐसा कौन सा देश है, तो यूएसए है। यूएसए में क्या है, कुल 50 प्रांत है, तो 50 प्रांत में भी अलग अलग प्रांतों का अलग अलग नागरिकता है लोगों को प्राप्त, और केंद्र स्तर पर भी एक नागरिकता प्राप्त है। तो यूएसए में क्या है, दोहरी स्तर की नागरिकता है, लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाई गई है ताकि राष्ट्रीयता की भावना बनी रहे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ गए, वो ऑब्जेक्टिव बात था। अब देखिए नागरिकता में जो है, नागरिकता का जो उल्लेख है संविधान में भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है ना, भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद, ठीक है, 5 से 11। तो यही अनुच्छेद 5 क्या कहता है, इसको समझना है। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता का उल्लेख, संविधान जब लागू हो रहा था तो कब हुआ था संविधान लागू, बताइए, तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को।
तो इसका मतलब है कि संविधान जब लागू हो रहा था उस समय कौन देश का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 में संविधान द्वारा कह दिया गया है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता का उल्लेख। ठीक, अनुच्छेद 6 क्या? देखिए मैं इस तरह से बताऊंगा कि एक सीक्वेंस में कि आपको सारा अनुच्छेद अभी याद हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा और फिर दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखिए संविधान लागू होने के समय नागरिकता है, अनुच्छेद 5 कहता है। ठीक, अनुच्छेद 6 कहता है कि जब संविधान लागू होने से पहले देश क्या हुआ था? 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक, भारत और पाकिस्तान। तो अनुच्छेद 6 कहता है जब देश विभाजित हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जो पाकिस्तान वाला एरिया है, पाकिस्तान वाला जो अभी का जो क्षेत्र है, वहाँ से कुछ लोग भारत की ओर पलायन किए थे। ठीक है, तो जब विभाजन हुआ था तो कुछ लोग भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तान की ओर पलायन किया और कुछ लोग पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत की ओर पलायन किया। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि जब विभाजन के समय पाकिस्तान वाला एरिया से भारत की ओर पलायन करने वाले लोगों को नागरिकता प्राप्त होने का अधिकार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि विभाजन के समय, अनुच्छेद 6 कहा विभाजन के समय, ठीक है, पाकिस्तान से, है ना, भारत पलायन करने वाले लोगों को नागरिकता का अधिकार, ठीक है, का अधिकारों का उल्लेख है। तो उसको मतलब जो पलायन करके आया तो उसको अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो है भारत की नागरिकता प्रदान की गई। लेकिन इसके लिए भी एक समय सीमा जो है रखा गया। ऐसा नहीं कि अब जो है 10 साल 20 साल बाद अभी भी अगर कोई आएगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, नहीं, कुछ समय सीमा रखा गया कि इतना दिन तक ही जो वापस आएंगे वहाँ से, है ना, जो आएंगे वहाँ से पलायन करके उनको नागरिकता मिलेगी अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, है ना, पलायन के बाद। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि मान लीजिए भारत से भी कुछ लोग पलायन करके पाकिस्तान वाला एरिया में गया। अब जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत गलत कदम उठा लिए, जो है हमको भारत में ही रहना था, पाकिस्तान नहीं आना था। तो उसको रियलाइज होने के बाद ये पुनः वापस आना चाहा, तो वैसे लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में के तहत दिया गया है। संविधान के अनुसार संविधान कहता है कि अनुच्छेद 7 के अनुसार वैसे लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, या वैसे लोगों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है, वैसे लोगों को नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार है जो विभाजन के समय पाकिस्तान तो गया लेकिन पुनः वापस आ गया, है ना। विभाजन के समय जो व्यक्ति, है ना, विभाजन के समय पाकिस्तान गया और पुनः वापस आ गया, तो वैसे लोगों को नागरिकता, है ना, वैसे लोगों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 7 में उल्लेख है। समझ गए। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? ठीक, अनुच्छेद 8 कहता है कि जैसे मान लीजिए कि भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति जो विदेशों में विकास कार्य कर रहा है, वैसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है, मतलब नागरिकता लेने का अधिकार है, ग्रहण करने का अधिकार है और उसको देने का भी कर्तव्य है भारत का। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 कहता है कि वैसे व्यक्ति जो भारतीय मूल का रहा हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेशों में, है ना, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो विदेशों में, है ना, विकास कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या है? भारत के संविधान की ये क्या मंशा है? भारतीय मूल। भारतीय मूल मतलब है कि वैसे व्यक्ति जिनके वंशज, जिनके पूर्वज जो है, जिनके पूर्वज भारत में के नागरिक रहे हैं और अब नहीं है, लेकिन अब वो अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, ये सब का नागरिक है और वहाँ पर जो है अपना वहीं पर बस गया है, वहीं का निवासी हो गया, वहीं का नागरिक हो गया और वहीं पर विकास कार्य कर रहा है।
तो वैसे लोगों को फिर से अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता देने की व्यवस्था की गई संविधान के द्वारा, ताकि वह व्यक्ति भारत में भी आकर के, है ना, विकास कार्य कर सके और रोजगार प्रदान प्रोवाइड कर सके, ठीक है, और भारत के विकास में भी उसका कंट्रीब्यूशन आ सके, हो सके, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी जो है अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 9 क्या है कि अनुच्छेद 9 में क्या है कि नागरिकता के त्याग से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देशों का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उससे भारतीय नागरिकता त्यागनी होगी या उसका जो है भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी, ये अनुच्छेद 9 कहता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, है ना, किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, तो अनुच्छेद 9 कहा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता की निरंतरता, मतलब संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता की निरंतरता को बनाए रखे, ठीक है, निरंतरता बनाए रखे, तो वो संसद को ये शक्ति दे दिया गया है। अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता की निरंतरता बनाए रखने का अधिकार संसद को है। मतलब जैसा परंपरा में नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार और जो रूल है उसको बनाए रखने का अधिकार संसद को है, या उसको बदलाव करने का भी अधिकार संसद को है। तो 10 में कहा गया निरंतरता बनाए रखने का अधिकार संसद को है, संसद समय समय पर जो है इसको कर सकती है। अब अनुच्छेद 11, ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 11 क्या कहता है, अनुच्छेद नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए। अनुच्छेद 11 में कहता है कि संसद को अधिकार दिया गया है कि समय समय पर संसद, है ना, समय समय पर, है ना, आवश्यकता अनुसार, ठीक, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो सुनकर भी काम चला सकते हैं। तो संसद समय समय पर आवश्यकता अनुसार नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, अस्थायी कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 11 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें ये कहा गया है कि संविधान के द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि संसद समय समय पर आवश्यकता अनुसार नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित और नागरिकता प्रदान करने से संबंधित, सरकार नागरिकता प्रदान करेगी और लोग नागरिकता ग्रहण करेंगे, तो इससे संबंधित कानून बनाने का और अस्थायी नियम बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। तो अनुच्छेद 11 क्या कह दिया, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो नागरिकता से संबंधित समय समय पर कानून बना सकता है। मतलब उस कानून में यह मेंशन कर सकता है कि कौन लोग कैसे नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं। तो ये कानून जो है ये संसद बना सकती है। तो इसी अनुच्छेद 11 का जो शक्ति मिला है संसद को, इसी शक्ति के तहत अभी तक में कुल मिलाकर के 6 बार संशोधन किया जा चुका है। सबसे पहले तो संसद एक बार मूल कानून बनाया, उस कानून का नाम है नागरिकता कानून, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक। इस अधिनियम में संसद ने अनुच्छेद 11 का शक्ति का निर्वहन करते हुए इस अधिनियम को बनाया संसद। और इस अधिनियम में संसद ने एक नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित कुल जो है कुछ तरीका बताए, कुछ आधार बताए। वो आधार है जन्म के आधार पर, जन्म, वंश, ठीक है, देशीकरण, प्रकृति, है ना, और पंजीयन। मतलब कुल 5 आधार बताया। कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर भी नागरिकता ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, कुछ तरीका बताया गया इस कानून में। वंश के आधार पर भी कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है, पंजीकरण के आधार पर भी कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देशीकरण के आधार पर भी कोई लोग नागरिकता ग्रहण कर सकता है, इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। ये क्या है, देशीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है, इसको भी हम लोग जानेंगे इस अधिनियम को पढ़ने के अंतर्गत। इस अधिनियम को हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वंश के आधार पर कोई भी व्यक्ति कैसे नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, और जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति कैसे नागरिक होगा और कैसे नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। और प्राकृतिक आधार पर कैसे कोई भी व्यक्ति नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, और पंजीयन के आधार पर। ये सब चीज़ इस अधिनियम में उल्लेख किया गया है, ठीक है।
इसी अधिनियम में नागरिकता को त्यागने से संबंधित भी बातों का उल्लेख किया गया है कि जैसे कि किसी भी नागरिकों की नागरिकता से कैसे बर्खास्त किया जाएगा, कैसे उसको निलंबन किया जाएगा और उसका कैसे नागरिकता छीन ली जाएगी, इसके बारे में भी उल्लेख किया गया इस कानून में। और इस कानून, ये जो अस्थायी रूप से जब ये कानून बन गया 1955 में, नागरिकता से संबंधित संसद के द्वारा बना लिया गया, तो समय समय पर इसी अधिनियम में समय समय पर अभी तक 2020 तक लगभग नहीं कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, संशोधन किया जा चुका है। तो वो कब किया है? तो पहला तो ये कानून 1955 में बना, उसके बाद संसद को ज़रूरत महसूस हुआ कि इसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंजेज लाना है, तो संशोधन विधेयक ला करके उसको संशोधन अधिनियम का रूप दिया गया। तो वो पहला दिया गया 1986 में, फिर दिया 1992 में, ठीक है, उसके बाद दिया 2003 में, फिर 2005 में और फिर 2015 में दे करके अदनान सामी को भी दिया गया था, है ना, अदनान सामी जो सिंगर है। और फिर अभी 2019 में जो CAB बिल आया और CAA में कानून बन गया, है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बना है 2019 का CAA। तो अभी तक कुल मिलाकर के 1955 के नागरिकता अधिनियम में जो है कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। हर बार संशोधन में कुछ न कुछ बदलाव किया गया है। कभी समय 6 महीना से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीयन के आधार पर नागरिकता कैसे ग्रहण होगी, जन्म के आधार पर पहले क्या व्यवस्था थी, अब इस संशोधन के बाद क्या व्यवस्था कर दी गई, वंश के आधार पर इस अधिनियम में क्या बात था और बाद में जो है संशोधन करके क्या व्यवस्था कर दी गई। तो इन सब बातों का जो है इस अधिनियम में और इसके जो है संशोधन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के में इतना ही, और नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, उसमें कैसे जन्म, वंश, देशीकरण, प्राकृतिक और पंजीकरण के आधार पर जो है नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और कैसे उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और फिर इसमें जो समय समय पर संशोधन हुआ है और संशोधन में जो कुल 6 बार संशोधन हुआ है, उस संशोधन में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।